सीधे चलते हैं मुंबई पंचायत आज तक में, जहां पर आमिर खान पहुंच चुके हैं। रैगिंग जैसे मुद्दे पर वो छोटा सा डायलॉग जब आप प्रिंसिपल के कान में कहते हैं कि इट इज मर्डर, रैगिंग के मुद्दे पर, या फिर सत्यमेव जयते के जरिए जब आप फीमेल फीटिसाइड पर बात करते हैं तो लोगों तक बात पहुंचती है। एक आदर्श आप बने हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? एक्चुअली मैं इसे जिम्मेदारी नहीं देखता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ या जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जो अपने फिल्मों के ज़रिए या शो के ज़रिए कह रहा हूँ, वो चीज़ें हैं जो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, जो मुझे मूव करती हैं और जो मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। आई थिंक कि जैसे आपने कहा, समाज जब हम बदलने की बात करते हैं तो यकीनन नेता जो हैं हमारे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसमें, और एक बड़े स्तर पर वो चीज़ें बदल सकते हैं और हम चुनते होने उनको ये ताकत देते हैं कि वो हमें एक बेहतर ज़िंदगी दें। लेकिन मुझे इसके साथ साथ ये भी लगता है कि हम में से हर एक इंसान इसमें योगदान कर सकता है। तो आप सिर्फ नेता बने अगर आपको समाज बदलना है, वही एक तरीका है समाज बदलने का, ऐसा नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगह पर ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अभिनय नेता होने के नाते जो मैं या अपने फिल्मों के ज़रिए या अपने शो के ज़रिए मैं योगदान कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे हमेशा से ये लगा है, हमेशा से नहीं कहूँगा लेकिन कई सालों से मुझे ये लगता है कि जो एक क्रिएटिव इंसान होता है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, पेंटर हो, पोएट हो, म्यूजिशियन हो, तो क्रिएटिव इंसान का क्या योगदान होता है समाज की तरफ? वो न सिर्फ हमारा दिल बहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने काम के ज़रिए समाज में जो सोशल फैब्रिक है उसको हम मजबूत बना सकते हैं। जो वैल्यूज़ हैं, हम अच्छे वैल्यूज़ बच्चों में हम डाल सकते हैं अपने कहानियों के ज़रिए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि एक क्रिएटिव इंसान का काम सिर्फ दिल बहलाने तक नहीं रुक जाता, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने काम के ज़रिए। अपने आसपास की देख लेते हैं कि आसपास में क्या बदलाव है या बदलाव की ज़रूरत है। मुंबई का मुद्दा जो विषय है जिस पर हम बातचीत करें, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। मुंबई कैसी होनी चाहिए आमिर खान की नज़रों में, और कैसी है मुंबई? मुझे लगता है कि एक ओवरऑल तरीके से अगर उस नज़र डालें मुंबई पर, तो हम देखेंगे कि इसमें जो मुंबई शहर में जो फंडामेंटल जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा अलग नहीं हैं बाकी देश से। और उससे मेरा मतलब ये है कि जो एक भयंकर इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, जो देश में हम हर जगह देखते हैं, वह हम मुंबई में भी देखते हैं। अगर जो चार चीज़ें हैं मुझे लगता है जो किसी भी समाज में बहुत ही ज़रूरी और फंडामेंटल है, जो हर एक इंसान को ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, वो है एक तो सुरक्षा, कि मैं सुरक्षित रहूं। हर इंसान चाहता है कि वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको अच्छी तालीम मिले, तो एजुकेशन एक बहुत फंडामेंटल इशू होता है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हम या हमारे परिवार वाले बीमार पड़ जाएं, तो जो हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ केयर है, वो हमारे लिए अच्छा क्वालिटी का हो और हम उसका इस्तेमाल कर पाएं। और चौथी चीज़ कि अगर हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी हो तो हमें इंसाफ मिल सके। तो आई थिंक दीज फोर थिंग्स आर द फंडामेंटल्स ऑफ एनी सोसाइटी: सिक्योरिटी, जस्टिस, education for the for our children, for the future of our society, and health. तो ये चार चीजें हैं जो मैं सोचता हूं कि अगर मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो या देश भर में हो, कहीं कहीं पे हम देखते हैं जैसे कि तमिलनाडु जो है एक राज्य है जहां पर पब्लिक हेल्थ केयर बहुत अच्छा है बाकी देश के मुकाबले। वो चीज़ हम महाराष्ट्र में नहीं देखते। हम सब टैक्सेस देते हैं, 1/3 हमारे टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं, 2/3 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो उस हिसाब से हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो टैक्स दे रहा है। आप पेंसिल भी खरीदते हैं तो आप योगदान कर रहे हैं अपने देश की तरफ, अपने राज्य की तरफ। तो लिहाजा हम जब ये सब जो पूंजी जमा हो रही है, जो इसका इस्तेमाल
हमारे नेता कर रहे हैं, जो हम जिम्मेदारी उन्हें देते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। तो ये 4 चीजें हमें उनसे सबसे पहले शायद चाहिए: सुरक्षा, इंसाफ, शिक्षा और चौथी हेल्थ केयर, हाँ, सेहत। तो these are the 4 things I feel which I would like to see in Bombay. और उस टैक्स का हिसाब कैसे लें? जब आमिर खान शक्ति मिल गैंगरेप जैसे इंसिडेंट सुनते हैं, खून खौलता है, आपको लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर किसी को फोन करूं, बोलूं कि क्या हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मुंबई को एक वक्त पर महफूज माना जाता था, कम से कम महिलाओं के लिए। देखिए, गुस्सा तो हम सबको आता है और गुस्से के साथ साथ हमें दुख होता है, उसके साथ साथ हम हेल्पलेस फील करते हैं। अक्सर समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। आई थिंक अगर इस मुद्दे को लेके आप बात करें, सुरक्षा की, अगर महिलाओं की सुरक्षा की अगर आप खास तौर से अगर आप बात कर रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो बैलेंस ऑफ पावर में है। इस वक्त जो इंसान ये हरकत करता है, जो रेपिस्ट होता है, जो बलात्कार करता है, पूरा जो बैलेंस है पावर का वो उसके हक में है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आप पुलिस से शुरू करें या हेल्थ केयर से शुरू करें या कोर्ट्स में जाएं जहां इंसाफ मिलना चाहिए हर एक चीज के लिए, तो वो हम देखते हैं कि नहीं हो रहा है। अक्सर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अक्सर जिस तरह से एक महिला को उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा घायल है हर तरीके से, जब उसे सपोर्ट मिलना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम से, तो उसे नहीं मिलता और फिर जस्टिस के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। तो जब तक ये बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा नहीं, तब तक ये चीज बदलेगी नहीं। हम ज्यादा पुलिस बैठा दें या हम बोलें कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि फर्क होगा। फर्क तभी होगा जब वो आदमी जब ऐसा काम करने जा रहा है, जब उसको ये यकीनन पता होगा कि एक तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बहुत जल्द पकड़ा जाऊंगा, और ये मामला 2 या 3 महीने में निपटा लिया जाएगा और मेरा बचने का कोई चांस नहीं है। जब ये बात मेरे जहन में बड़ी क्लियर हो जाएगी, तब ये इंसिडेंट्स कम होंगे। इस वक्त कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, शायद 1 या 2% है। तो हाँ, 24% ऑफ व्हाट? 24% ऑफ व्हाट? आधे तो रिपोर्ट ही नहीं होते। आप समझ रही हैं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। तो 24% तो आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। रिपोर्टेड केसेस के कन्विक्शन, हाँ, रिपोर्टेड, हाँ, NCRP figures, you know, apparently in various states the NCRP figures are saying that वहां पे कोई पुलिस कंप्लेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां फोन ही नहीं उठाते पुलिस वाले। तो 0 रिकॉर्ड हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 0 रिकॉर्ड हुआ। कितने का है? 100 पे कंप्लेंट्स कितने हैं? 1 भी नहीं। तो उसमें हम लोग नहीं जाते, हम लोग रियलिटी की बात करते हैं। तो रियलिटी में ये है, सच्चाई ये है कि कन्विक्शन रेट्स इतने कम हैं कि हर एक इंसान जो ऐसा करने की सोचता है उसको लगता है मैं तो बच जाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा भी गया तो 20 साल लगेंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये सच्चाई नहीं बदलेगी। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये भी टॉपिक अलग चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या के साथ जुड़ा हुआ है। हम इतनी बच्चियों को मार चुके हैं इतने सालों से। तो अब जो इम्बैलेंस हुआ है, बहुत सारे लड़के हैं जिनको कभी जीवन साथी नहीं मिलेगा, जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स, माफ कीजिएगा। जी जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा सर, माइक के साथ हम ओपन सेशन कुछ करेंगे, थोड़ा देर प्लीज बैक कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब सोशली ये सिचुएशन आई है, जैसे हम कन्या भ्रूण हत्या में बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो उसका ये असर फिर हम देखते हैं कि महिलाओं पर हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। लेकिन एक और सच्चाई ये है कि एक के बाद एक, चाहे वो आदर्श स्कैम हो, इरिगेशन के तमाम स्कैम्स हो, भ्रष्टाचार का गढ़ एक वक्त पर महाराष्ट्र बन गया। अन्ना हजारे साहब यहाँ के मूवमेंट, और मुंबई में उन्होंने अनशन करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई कर बड़े उदासीन दिखे। जिस तरह से दिल्ली में उनको रिस्पॉन्स मिलता था, यहाँ पर लोग नहीं आए। इसकी वजह क्या है? आपके बारे में भी कहते हो तो पार्ट टाइम सोशल वर्कर है।
एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूं ही नहीं, पार्ट टाइम भी नहीं हूं, मैं सोशल वर्कर हूं ही नहीं, मैं क्रिएटिव इंसान हूं, एंटरटेनर हूं। और जो मेरा काम है लोगों का दिल बहलाना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता नहीं कि वहां पे मेरा काम रुक जाता है। हर हिंदुस्तानी का, हर नागरिक का मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, और इसके लिए हमको सोशल वर्कर बनने की जरूरत नहीं है, हमको एनजीओ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम अगर ईमानदारी से करें वही शायद काफी होगा, उसी में हम अच्छा योगदान दे पाएंगे अपने समाज को। तो ये पार्ट टाइम सोशल वर्कर वाला तो बिल्कुल ही हटा दें। मैं सोशल वर्कर हूं ही नहीं, पार्ट टाइम भी नहीं करता हूं मैं। अगर ऐसे रॉक स्टार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए महाराष्ट्र, कैसे रॉक स्टार को? इस किस्म के रॉक स्टार को? तो कौन से वो ऐसी 3 चीजों से शुरुआत करते हैं जो आमिर खान करेंगे, जो आपको लगता है महाराष्ट्र की नीति को, नियति को, सबको बदल दे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कमेंट करना बड़ा आसान होता है कि जब हम सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते हैं तो हम बोलते हैं उसको यार वो बॉल को ऐसे मारना चाहिए था। तो इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज फ्रॉम द आउटसाइड। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो मेरी समझ है, हालांकि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है और ना मैं चाहता हूं, लेकिन मैं क्या देखना चाहूंगा जो हमारे मुख्यमंत्री जो भी बने, मैं देखना चाहूंगा कि वो ये जो 4 चीजें मैंने पहले कही, एजुकेशन, हमारे बच्चों की शिक्षा, हेल्थ केयर पर, पब्लिक हेल्थ केयर पर जोर हो, पुलिस रिफॉर्म्स हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो भी मुख्यमंत्री आए वो महाराष्ट्र में पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जो शायद किसी राज्य ने पूरी तरह से नहीं किया। केरला ने काफी हद तक किया है, लेकिन वो शायद एक ही राज्य है जो मेरी जानकारी है। तो पुलिस रिफॉर्म्स हम चाहेंगे आए, उससे सुरक्षा बेहतर होगी। तो ये 3 आपकी प्रायोरिटीज होंगी? ये 3, उसके साथ साथ जस्टिस, लेकिन बट वो सिर्फ मुख्यमंत्री के नहीं, मैं करप्शन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आंदोलन के दौरान आप अन्ना हजारे के मंच पे थे। देखिए, भ्रष्टाचार जो है ना वो सिर्फ रूलिंग क्लास से नहीं हटना चाहिए, वो हम सब से हटना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम कहते हैं कि यार वो जो पार्लियामेंट में 200-300 लोग बैठे हैं वो बड़े भ्रष्ट हैं, उनको हटाओ यार, उनकी जगह आप 300 और ले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब यह है कि समाज में जब हम सब का जो हमारे अंदर ईमानदारी है, किस हद तक हमारे अंदर समाज में ईमानदारी है, तो वो अगर उसका स्तर आप बढ़ाएंगे, ईमानदारी का स्तर आप बढ़ाएंगे, फिर आप कोई भी 300 ले आइए, सही मिलेंगे आपको। जैसे हम पानी के बारे में बोलते हैं कि भाई पानी का जो वाटर लेवल है वो बड़ा नीचे हो गया, हमको ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं, ये करता है। उससे बेटर हम ट्यूबवेल ना लगाएं, लेकिन हम ऐसी चीजें करें जिससे पानी का स्तर ऊपर आ जाए, वाटर टेबल ऊपर आए, तो फिर सबको पानी आसानी से मिल सकता है। जब वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो समाज में जब ईमानदारी बढ़ जाएगी, वाटर लेवल ऊपर आएगा, तब आप कोई भी 300 चुन लीजिए, अच्छा ही काम करेंगे वो। तो इस वक्त हम सिर्फ उन 300, 500, 700 लोगों को हम ना बुरा भला बोलें, हम अपने आप को भी देखें कि यार मैं एज एन एक्टर कितना ईमानदार हूं, मैं अपने काम में कितनी ईमानदारी दिखा रहा हूं। अगर मैं एक दुकान भी चला रहा हूं तो वो मैं कितनी ईमानदारी से चला रहा हूं, क्या मैं अपने सारे टैक्सेस दे रहा हूं। कितने लोग हैं जो सारे अपने टैक्सेस देते हैं, क्या वो करप्शन नहीं है? टैक्सेस मैं अक्सर लोगों को पूछता हूं कि मेरे दोस्त भी हैं जो नहीं देते, तो मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं देते? आप बोलते नहीं यार वो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, हम खामोखा क्यों टैक्स दें यार, हमारा पैसा बर्बाद होता है, वो मिसयूज होता है, वो इस स्कैम में उस स्कैम में। तो मैं बोलता हूं आप सरकार को थोड़ी दे रहे हैं टैक्स, आप अपने देश को दे रहे हैं। आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं जब आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो आप जब कहते हैं कि मैं बड़ा पेट्रियट हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा क्रिकेट मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा क्रिकेट मैच होता है, तो हम सब झंडे निकालते हैं, लेकिन जब हम टैक्स देने का टाइम आता है तो हम सब पीछे भाग जाते हैं, क्या बात है? तो ये जब ईमानदारी का लेवल बढ़ेगा तब आपके पॉलिटिशियंस भी आपको सही मिलेंगे। तो आई थिंक कि अगर आप पूछ रहे हैं कि पॉलिटिशियंस में भ्रष्टाचार है, हाँ मुझे लगता है, लेकिन वो हर इंसान में है, ऐसा नहीं है कि हम में नहीं है, मैं बहुत साफ सुथरा हूं, वो आदमी बड़ा भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। वो भ्रष्टाचार हम सब में है, और उसको जब हम निकालेंगे, जब हम अपने आप अंदर झांकेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम बदलें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उसको सही विचार दें, सही सोच दें, ताकि आने वाला कल जो है वो बेहतर हो और सुनहरा हो।
आप नेताओं पे थोड़े नरम नजर आए मुझे, हो सकता है मैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नरम अच्छा, नेता हूं। पर वो आपको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि अच्छा, ठीक है। संसद में भी वो पोस्टर जरा दिखाते हैं, पीके का पोस्टर अब हाँ। यहाँ पर भी मौजूद लोगों को, जिस पर देश की संसद ने वक्त निकाला बहस करने को। अच्छा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। अच्छा, पोस्टर आपके उस इनिशियल पीके के पोस्टर पर संसद में मुद्दा बनाया गया, तो वो पोस्टर जरा दिखा दें आमिर साहब को, फिर आमिर से पूछेंगे कि इसके जरिए ये आ गए। हाँ हाँ करेक्ट। आमिर क्या कह रहे हैं इसमें? अब क्या है, चक्कर ये है कि मैं फिल्म की कहानी तो बता नहीं पाऊंगा आपको। हाँ। तो जब फिल्म रिलीज होगी तब आप इस पोस्टर को समझेंगी, लेकिन इतना मैं कह दूं आपको कि फिल्म की जो कहानी है उससे वो जो की हम बोलते हैं ना की आर्ट, ये की आर्ट है हमारे फिल्म का, ये आपको पूरी कहानी बताता है। ये एक तस्वीर आपको फिल्म की पूरी कहानी बताती है। तो ना राजू हिरानी ना मैं सेंसेशन क्रिएट करने के लिए इस किस्म के पोस्टर बनाएंगे, ये हमारी कहानी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने ये पोस्टर बनाया है। पर एक रेबल साइड भी है आपका जो इस पोस्टर के जरिए कुछ कहना चाह रहा है? रेबल साइड नहीं, रेबल साइड नहीं है, नहीं। इसमें आपको रिबेलियन का नजर आ रहा है। इसमें रिबेलियन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। हाँ, मॉरल पुलिसिंग आमिर खान के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मॉरल पुलिसिंग किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि मोरालिटी जो है वो एक बहुत ही एक पर्सनल चीज भी होती है। हर आदमी की अलग वैल्यूज होती हैं और हमें सबके जज्बातों की इज्जत करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जो लोगों को ये पोस्टर पसंद नहीं आया है, मैं उनके सोच की इज्जत करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं आपको पसंद आना ही चाहिए या आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस पे, ऐसा मेरे विचार ऐसे नहीं है। लेकिन मेरा ये हम बिल्कुल आई स्टैंड बाय इट, और मुझे लगता है कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको फिर वो भी समझेंगे कि क्यों ये पोस्टर है, और वो भी मानेंगे कि ये सही पोस्टर है फिल्म का, ये मेरा मानना है। फिर दूसरा पोस्टर ऐसा आ गया, कैसा? अभी दिखाते हैं। हाँ, ये वाला आ गया। हाँ, अभी तो खुश होना चाहिए आपको, सब कपड़े आ गए। नेता खुश हो रहे होंगे, ये उनके लिए छोड़ देते हैं, उनकी खुशियां इतनी छोटी छोटी होती सत्यमेव जयते सीजन 3, उसके जरिए आमिर क्योंकि आप मुद्दों को शायद शेयर नहीं करना चाहेंगे, जी। पर आपको लगता है कि उसी सिरे से आप एक बार फिर से कुरेद पाएंगे लोगों की जो कुछ ऐसी कुरीतियां हैं? हाँ, आई थिंक इस जो सीजन अभी शुरू हो रहा है अक्टूबर में, अक्टूबर के पहले संडे से 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसमें हमने 6 मुद्दे उठाए हैं, हर संडे पे एक आएगा। और मुझे लगता है कि हमने पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत से इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश की है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस दफ़ा हमने शो में एक और नई बात जोड़ी है, जो वो ये है कि आमतौर पे जो है मैं बात करता हूँ या हमारे शो पे जो लोग हैं वो बात करते हैं, और हमारी ऑडियंस जो है टेलीविजन पर देखकर सुनती है कि हमें क्या कहना है। इस दफ़ा हमने एक लाइव एलिमेंट भी जोड़ा है इसके साथ, तो शो ख़त्म होते ही मैं लाइव रहूँगा। अगर आप चाहें तो फ़ोन कॉल के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप जो आपने शो देखा है उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ, अपने विचार मेरे साथ बांट सकते हैं, अपने अनुभव आप मेरे साथ बांट सकते हैं उसी मुद्दे को लेकर। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगी वो आप मुझसे कह सकते हैं। तो एक डायलॉग हम चाहते थे कि इसमें एक डायलॉग हो, सिर्फ एक तरफा बात ना हो। तो ये हमने एक नई चीज़ जोड़ी है इस दफ़ा शो के साथ। मुंबई के मुद्दों पर हम बात कर रहे थे, पहले तो 26/11 भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद जो असुरक्षा है, आमिर को उस मुद्दे ने कितना छुआ? और आज भी जब आमिर सड़कों पर निकलते हैं, आपको लगता है कि बहुत वल्नरेबल है ये शहर? आई थिंक उस हादसे के बाद तो हम सब बहुत डिप्रेस हो गए थे। मैं तो वो डिप्रेस हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था मैं। और देखिए, आतंकी जो हमला होता है उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक सुरक्षा होती है जो बाहर से हमको अटैक आता है हम पर, जो हमारे खिलाफ है या जो हम पर अटैक करना चाह रहा है, हमको somebody who wants to harm us is attacking us। तो वो एक बाहरी
असुरक्षा हम महसूस करते हैं, वो एक बात होती है। मुझे तो ज़्यादा डर लगता है जो हम एक दूसरे के साथ जो हम असुरक्षा महसूस करते हैं, वो ज़्यादा गंभीर बात है। क्योंकि जो बाहर से असुरक्षा महसूस करते हैं उसके लिए तो हम सब एक हो जाते हैं, और अपनी कोशिश यही होती है कि हम यार बाहर वाले को ऐसा न करने दें जज्बाती तौर पे। और हमारी जो सेना है या हमारी जो पुलिस फोर्स है, वो इसमें उनका कोई दो राय नहीं है कि हम इसको रोकना चाहते हैं, हम इनसे बचना चाहते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। और दुनिया भर में जो आतंकी हमले होते हैं, हर देश कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट करे ताकि ये ना हो, या हम उसको रोक पाए, हमारी इंटेलिजेंस अच्छी हो ताकि हम उसके बारे में जानकारी पहले ही लगा लें। मुझे ज़्यादा फिक्र होती है जो असुरक्षा हम महसूस करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं पर जो हाथ उठता है घर वालों का, वो करीब 50% से ज़्यादा है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो ये असुरक्षा बहुत बड़ी है। आप जरा सोचिए कि हमारे देश में आधी महिलाएं ऐसे हैं जो पिट रही हैं रोज़। तो ये ज़्यादा असुरक्षा की बात है कि ये तो यार कोई बाहर वाला आतंकवादी नहीं कर रहा है, ये हम में से एक ही है जो कर रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा परेशान करती है, ऐसी चीज़ें। पर इस देश की राजनीति कितनी अछूती है ऐसे मुद्दों से, ये भी एहसास आपको होता हाँ, होगा। बहुत, मतलब मुझे आप इसका जिक्र कर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों को उठाएं तो कोई पार्टी, इट्स अ नॉन सेलिंग आइटम फॉर देम। उनके लिए ये वोट का मुद्दा नहीं है। आपने लव जिहाद सुना होगा। हाँ, देखिए चक्कर ये है कि ये उनके लिए मुद्दा है। आप सही कह रही हैं। और मुझे लगता है कि जब जो लोग हैं जो इन अलग अलग मुद्दों से पीड़ित हैं, जब वो आवाज उठाएंगे, जब वो कहेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो वो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा पॉलिटिशियंस के लिए भी। पॉलिटिशियंस मुझे लगता है काफी शार्प होते हैं, वो समझ जाते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए, तो जो चीज आपको चाहिए फिर वो करते हैं। और अगर आप उनसे वो मांग करें तो वो वही आपको करेंगे। अगर आप उनको लगता है कि आपके लिए डोमेस्टिक वायलेंस इंपॉर्टेंट इशू है तो जरूर उस पर वो काम करेंगे। बहुत इमोशनल इंसान है आप आमिर। हाँ, मैं काफी इमोशनल हूँ। कैसे एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को? आपने कहा मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं अपने एक्सप्रेशंस को एक्चुअली छुपाता नहीं हूँ, तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मुस्कुराता हूँ, हंसी आती तो मैं हंसता हूँ, रोना आता है तो मैं रोता हूँ, दुखी होता तो मैं दुख हो जाता। मतलब आई अलाउ माई सेल्फ टू फील द इमोशंस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। क्योंकि जब हम जज्बातों को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कठोर होते जाते हैं, हम हार्ड होते जाते हैं, हम सख्त होते जाते हैं। फिर हम में से जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो कम होते जाती है। हालांकि ये सब सोच के मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस किस्म का इंसान हूँ। प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। हाँ, आई थिंक अम्मी का बड़ा गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो लिहाजा जो मैं हूँ या मेरे भाई हैं या दोनों बहनें हैं, हम चारों काफ़ी सेंसिटिव इमोशनल किस्म के लोग हैं। आई थिंक वो अम्मी का बड़ा असर है हम चारों पर। वो इमोशंस काम करता है इस दुनिया में? मेरे लिए तो कर रहा है। मेरे लिए तो कर रहा है। आई थिंक एक जो चीज मैं देखना चाहूंगा हमारे समाज में बदलती हुई, वो ये कि हम अपने बच्चों को हम किस किस्म की परवरिश हम देते हैं, उसमें अगर बदलाव हम देखें तो बहुत बड़ा फर्क हो सकता है देश में। हम बच्चों को इस वक्त हम डरते भी हैं बहुत कि यार हमारे बच्चे जो हैं उनको हम परवरिश ऐसी दें कि इस जिंदगी में इस जिंदगी का वो सामना कर पाएं, जिंदगी की सच्चाइयों का सामना कर पाएं। तो इस डर से हम उनको कठोर बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि लोगों पे विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं। लड़कों को हम सिखाते हैं कि भाई रोना मत, क्या तुम लड़की हो जो तुम रो रहे हो, ताकतवर बनो, पीट के आ गए जाओ उसको पीटो। तो ये सब चीजें हम सिखाते हैं। तो इससे सिर्फ वायलेंस स्प्रेड होता है। क्या मैं देखना चाहूंगा? मैं देखना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि भाई आप लोगों के बारे में सोचो, लोगों का ख्याल करो, लोगों की हेल्प करो, संवेदनशील बनो, आपके अंदर करुणा हो, आपके अंदर
एरोगेंस ना हो आप, तो ये चीजें अगर हम बच्चों को सिखाएं, भरोसा करो। अगर आपको कोई विश्वासघात करता है आपके साथ तो ठीक है, वो उसने किया है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आप अपना पॉजिटिविटी कभी मत छोड़ो। तो हम अगर बच्चों को ये सीख देंगे टू बी केयरिंग, आई थिंक दैट विल ड्रामेटिकली चेंज आवर सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई फील। सत्यमेव जयते के सीजन के बाद आप नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आप गहलोत साहब से भी मिले थे उस वक्त, फिर नरेंद्र मोदी से अभी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जो पिछले 5 टॉपिक्स हमने लिए थे उसमें हमने जो कुछ भी हमारे सामने आया वो हमने उनके साथ शेयर किया और 5 फाइल्स हमने उनको दी उन 5 मुद्दों को लेकर। और हमें उम्मीद है कि वो उस पर सही कदम, वैसे तो वो खुद इन चीज़ों के बारे में मुझसे बेहतर, हम सबसे बेहतर जानते हैं, तो यकीनन वो सही कदम उठाएंगे, हमें ये उम्मीद है उनसे। और मुझे लगता है कि जब से हमने शुरू किया ये सफ़र सत्यम जयते का, तो जो पॉलिटिकल क्लास है या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है शो की तरफ। हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था कि पॉलिटिकल क्लास या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास काफ़ी सस्पिशियस होगा हम पर कि यार ये हमारी चीज़ें खोल रहा है, ये सब सच बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बड़ा डायनामिक रिस्पॉन्स रहा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब हमने पहला एपिसोड उठाया कन्या भ्रूण हत्या का, तो जो हमारे मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर शेट्टी, उन्होंने बड़ा डायनामिक स्टेप लिया इस मुद्दे को लेकर। बहुत सारे रेड्स किए, डॉक्टरों को पकड़ा, क्लिनिक्स पे रेड्स किए। उसका असर ये हुआ कि शो आने से पहले जो बच्चियों की जो रेशो था बच्चियों का लड़कों के मुकाबले 890 था, 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का आंकड़ा था 890। अब वो 940 हो चुका है। 50 पॉइंट का जंप आया है 2 साल में, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ वो नीचे जा रहा था, न सिर्फ वो थमा लेकिन वो ऊपर रिवर्स में गया। तो ये जब हमने शो में हमने जानकारी दी, हमने लोगों को जज्बाती तौर पे भी समझाया, उसका असर हुआ होगा। लेकिन अगर जो स्ट्रेट मशीनरी है उसने ये कदम नहीं उठाए होते तो ये आंकड़े आप नहीं देखते। उन्होंने जो स्टेप्स लिए बड़े डायनामिक स्टेप्स लिए। और ऐसे में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने हमारा शो देखा और उन्होंने डिसेबिलिटीज का जो हमारा शो था उस पर उन्होंने ये कदम उठाया कि आज ग्वालियर 95% डिसेबल एक्सेसिबल है। तो डिसेबल लोग जो हैं वो 95% ऑफ ग्वालियर में कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो, ATM हो, बैंक हो, कॉलेज हो, स्कूल हो। तो ये बहुत बड़ा कदम है। ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान ने उठाया ये कदम। जोधपुर के कलेक्टर ने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है हमारा शो देखने के बाद, जो बहुत बड़ा अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप वहाँ सफाई हो जाती है, पानी साफ होता है, सड़कें साफ होती हैं, तो बीमारियां कम फैलती हैं, तो आपका जो पब्लिक हेल्थ बजट है वो भी कम होता है। तो उसके साथ साथ बहुत एडवांटेजेस हैं। तो उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन देश अपना पूरे राज्य में उसकी दुकानें खोली हैं और आज मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से शायद हर इंसान को वहाँ पर फ्री मिलती हैं दवाइयाँ मध्य प्रदेश में। तो ये जो कदम उठाए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ने या जो सरकार में लोग चुने गए हैं उन्होंने उठाए ये कदम, और मुझे लगता है ये बहुत डायनामिक कदम है।